13 साल की उम्र में आचाओ को हुओ हवेली में बेच दिया गया। वह छोटे मालिक की रखैल बन गई और माँ बाप ने उसे जिस कीमत पर बेचा था वह 5 लियांग चांदी था। सुहागरात को छोटे मालिक नहीं आए। उसे दुख नहीं हुआ, बस लगा कि यह लाल रेशमी रजाई अविश्वसनीय रूप से गर्म है। अगले दिन छोटी मालकिन ने उसे मोतियों का जूड़ा पेन का एक जोड़ा दिया। वह कृतज्ञता से घुटनों के बल बैठ गई और लगातार धन्यवाद देती रहा। छोटी मालकिन ने हंसते हुए कहा कि मोतियों का जूड़ा पेन के एक जोड़े से ही इतनी भावुक हो गई। सचमुच एक गवार है जिसने कभी कुछ नहीं देख। पास खड़ी दासी भी उसका मजाक उड़ाने लग, लेकिन आचाओ बहुत गंभीर था। यह मोतियों का जूड़ा पेन 10 लियांग चांदी में बिक सकता है। 10 लियांग चांदी, यह उनके 4 लोगों के परिवार के लिए 3 साल तक काफी होगा। छोटी मालकिन ने उससे बताया कि इस मोतियों का जूड़ा पेन की कीमत 50 लियांग है। 50 लियांग। आचाओ का दिल एक धड़कन चुक गए। दासी के रूप में 2 लियांग और रखैल के रूप में 5 लियांग। अगर हालात मजबूर न करते तो माँ बाप उसे बेचने की हिम्मत न करत। उसने मोतियों का जूड़ा पेन को कई परतों में लपेटा और सावधानी से अपनी गोद में रख लिया। 5 लियांग। वह रखैल बनने को तैयार था। माँ बाप ने जल्दी से उसे रोक, यह उसने ही उन्हें मना लिया था। छोटी मालकिन मुंह पर हाथ रखकर हंसने लग, कहा कि वह सचमुच एक अद्भुत इंसान है। जब भी फुर्सत मिले उसे अपने पास आने को कहा। ठीक एक मन बहलाने वाले की कमी था। उनके गांव में पहले एक फंग हुआ थी जो एक रईस के घर दासी था। वह अक्सर कहती थी कि बड़े घर के लोग खुश होने पर इनाम देते हैं। छोटी मालकिन खुले दिल की है। अगर वह छोटी मालकिन का दिल जीत लेती है तो छोटी मालकिन उसे इनाम जरूर देंगे। पैसे मिलने पर वह अपने माँ बाप को उधार दे सकती है ताकि वे कुछ एकड़ अच्छी जमीन खरीद सक। और घर बहुत छोटा था। कई लोग एक ही खाट पर सोते था। भविष्य में जब भाई बहन बड़े होंगे तो उन्हें भी अपने कमरे की जरूरत होगी। छोटी मालकिन भी दयालु थी और एक परी जैसी दिखती था। वो हवेली ने उसे एक छोटा सा आंगन दिया। वह इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कती रहा। आंगन में एक छोटा सा खाली स्थान था और एक चेरी का पेड़ था। आचाओ उसे देखकर ललचाने लग। उसने पास खड़ी दासी शाओहोंग से पूछा कि क्या ये चेरी खाने लायक है। शाओहोंग ने बिना सिर उठाए कहा, पता न। शाओहोंग छोटी मालकिन द्वारा उसकी सेवा के लिए भेजी गई दासी था। छोटी मालकिन ने कहा था कि उससे जो भी चाहिए वह शाओहोंग को बता सकती है, लेकिन शाओहोंग उससे भी तेज चलती था। वह उसके साथ चल ही नहीं पाती था। जब मैंने उससे बहुत सवाल पूछे तो शाओहोंग ने भी चेरी के पेड़ की ओर देख, लगता है चेरी खाने से पहले हाँ छोटी चिड़िया उन्हें खा जाएंगे। आचाओ परेशान होकर पेड़ के नीचे इधर उधर घूम रही थी। चिड़ियों से बचाने का तरीका सोच रही था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध। वह उत्साहित होकर शाओहोंग को खींचकर अपने पास लाई। उसने कहा, तो पिताजी हमेशा कुछ बिजुका बनाकर चिड़ियों को डराते था, हमें भी कुछ बिजुका बनाने चाहिए। पूरे चेरी के पेड़ को घेर लेना चाहिए। वह उत्साहित होकर बिजुका की जगह बता रही था। शाओहोंग ने उसे आंखें घुमाकर देख। शाओहोंग ने कहा, मेरी रछैल, क्या तुम सच में मूर्ख हो या नाटक कर रही हो? क्या तुम सच में मूर्ख हो या नाटक कर रही हो? तुम्हें हवेली में आए 3 दिन हो गए ऐश, लेकिन तुमने अभी तक छोटे मालिक की परछाई भी नहीं देख, और अब तुम खाने के बारे में सोच रही है। लेकिन आचाओ को लगता था कि पेट भर खाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह इस खाली जगह में कुछ फल और सब्जियां उगाने के बारे में भी सोच रही था। जब तक उम्मीद है, जीवन हमेशा स्वादिष्ट हो सकता है। शाओहोंग को बाहर गर्मी लग रही थी, लेकिन आचाओ को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। वह दिन गिन रही थी, उस दिन का इंतजार कर रही थी जब चेरी लाल हो जाएंगे। यह आचाओ के हवेली में आने का 7वां दिन था। यह 15वीं तारीख को अभिवादन करने का दिन था। छोटी मालकिन उदास लग रही था। छोटी मालकिन ने पूछा कि क्या छोटे मालिक उसके पास आए था। आचाओ थोड़ी घबरा गई। उसने सिर हिलाए, थोड़ी घबराई हुई था। वह तो छोटे मालिक की सेवा करने आई था, पर छोटे मालिक का चेहरा भी नहीं देख पाई तो सेवा भी नहीं कर पाई। इतने दिनों से मुफ्त में खा पी रही था, उसे थोड़ा संकोच हो रहा था। उसने बहुत सोचा और अपनी लार निगल। उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि छोटे मालिक जब चाहे उससे मिल सकते हैं और जब न चाहे तो न मिल। इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं थी, ऐना। वह मन ही मन खुश हुई, लेकिन जब उसे आंगन में लगे चेरी के पेड़ की याद आई तो वह रोज उस पर नजर रखती था, फिर भी चिड़ियों से बचा नहीं पाती था। छोटी मालकिन ने उससे पूछा कि क्या उससे कोई परेशानी है। उसने उदास मुंह बनाकर शर्माते हुए चेरी के बारे में बताए। छोटी मालकिन जोर से हंसी और कहा कि आखिर वह अभी छोटी ही है। उन्होंने उससे श्यांग्यू रेशम लाने का आदेश दिया और कहा कि वह वापस जाकर श्यांग्यू रेशम को चेरी के पेड़ के चारों ओर लपेट डाल। यकीन मानो, चिड़िया एक भी चेरी नहीं खा पाएंगे। आचाओ को लगा छोटी मालकिन सचमुच बहुत अच्छी इंसान है। छोटी मालकिन ने कहा कि आचाओ उनकी बहन जैसी है। वह उसे अपनी बहन बनाना चाहती था। आचाओ इतनी ऊंची पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सीधे कहा कि छोटी मालकिन तो स्वर्ग की देवी है। छोटी मालकिन ने फिर एक कंगन दिया और कहा कि यह एक ही 100 लियांग का है।
अब आचाओ ने सचमुच छोटी मालकिन को धन की देवी मान लिया था। छोटी मालकिन ने उसे हिदायत दी कि जब चेरी पक जाए तो उन्हें लाना न भूलन। आचाओ ने मन ही मन कसम खाई कि वह इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगी। छोटी मालकिन का चेहरा और भी पीला पड़ गया था, वह और भी दुबलीतली लगने लगी था। आचाओ को नहीं पता था छोटी मालकिन का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा था। आचाओ ने सच में शांगुन रेशम से चेरी के पैर को लपेट दिए। शाओहोंग ने आचाओ को मूर्ख कहा कि उसने इतने महंगे रेशम से पैर को लपेट दिए। आचाओ जानती थी जहाँ जरूरत हो वहाँ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसने छोटी मालकिन द्वारा दिए गए फल और सब्जियों के बीज भी बो दिए। कुछ ही दिनों में चेरी पूरी तरह पक गई। आचाओ ने बहुत ध्यान से चुना छोटी मालकिन को देने के लिए सबसे अच्छी चेर। ये चेरी हर एक में आचाओ का दिल लगा था। छोटे मालिक अचानक आ गए। आचाओ डरकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और अभिवादन किए। छोटे मालिक ने पूछा कि चेरी कैसी है, लेकिन आचाओ ने हिम्मत करके कहा कि वे खट्टी। हाँ, आचाओ अच्छे चेरी छोटे मालिक को नहीं देना चाहती थी, वह उन्हें छोटी मालकिन के लिए बचाना चाहती था। छोटे मालिक ने जिद की कि उन्हें खट्टी चेरी पसंद। हाँ, आचाओ को कुछ कच्ची चेरी धोकर लानी पर छोटे मालिक खट्टेपन से कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन आचाओ बगल में हंस रही था। छोटी मालकिन ने आचाओ को बताया कि छोटे मालिक को तीखा भी पसंद है, जितना तीखा हो उतना अच्छा। आचाओ ने सोचा इन छोटे मालिक का स्वाद इतना अजीब क्यों है। छोटे मालिक फिर से खाना खाने आए। आचाओ ने जानबूझकर सिरका और मिर्च डालने का आदेश दिए। छोटे मालिक मेज पर रखे व्यंजनों को देखकर चुप हो गए, लेकिन आचाओ ने उत्साह से उन्हें खाना परोस। आचाओ उस एक हल्की शाकाहारी सब्जी को खाना चाहती था, लेकिन छोटे मालिक ने मेज पर इतना सारा खाना होने के बावजूद उसकी सब्जी छीनने लग। आचाओ तो किसान परिवार से था, खाना छीनने के मामले में वह कभी हारी नहीं था। दोनों के बीच खींचतान हुई और थाली में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। आखिरकार आचाओ पूरी तरह से जीत गई। उसने संतुष्टि से खाना निगल लिए। छोटे मालिक गुस्से में अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दा और कहा कि उनका पेट भर गया। हाँ, आचाओ ने सोचा छोटे मालिक कितना कम खाते हैं, इसीलिए इतने पतले। हाँ, छोटे मालिक ने कहा कि उन्हें काम है और चले गए। आचाओ को लगा कि वह लोगों को रोकने में अच्छी। हाँ, शाओहोंग ने कहा कि वह अपनी मालकिन बदलना चाहती। हाँ, लेकिन आचाओ छोटी मालकिन को चेरी भेजने के बारे में सोच रही था। छोटी मालकिन को चेरी बहुत पसंद था। उन्होंने आचाओ की तारीफ की कि वह कितनी प्यारी। हाँ, आचाओ की सब्जियां उगने लगी थीं और उसके दिन भी उम्मीद से भर गए था। छोटे मालिक ने कहा कि यह छोटा आंगन बदल गया। हाँ, लेकिन आचाओ को सिर्फ अपनी सब्जियों की चिंता था। आचाओ को डर था कि छोटे मालिक की चाय उसकी सब्जियों को मार डालेगी। शाओहोंग ने आचाओ को डांटा कि वह बेकार है। छोटे मालिक को रोक नहीं पाई, लेकिन आचाओ को बेकार होने का मतलब ज्यादा समझ नहीं आए। उससे लगता था कि खाने पीने को मिल रहा है और छोटी मालकिन का प्यार भी मिल रहा है, यही सबसे अच्छा जीवन। हाँ, उसने कहा कि अगर कोई उसे परेशान करता है तो वह उसे वापस जवाब दे देगी। हवेली में आने के बाद से मुझे लगता है कि मेरा वजन काफी बढ़ गया। हाँ, कपड़े भी इतने तंग हो गए हैं कि अब पहने नहीं जात। पर ये सामने वाला हिस्सा ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। बस यही सोच ही रही थी कि वो नाजुक सी रखेल तोंग आ गई। उनकी नजरें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे जमीन पर पड़ी मिट्टी को देख रही। हाँ, छोटी मालकिन अभी भी देवी जैसी लग रही था। छोटी मालकिन ने उन्हें चांदी के कंगन का ढेर दे दिए, पर मुझे पता है ये सब मेरे मोतियों के जुड़ा पिन जितने कीमती नहीं। हाँ, छोटी मालकिन को अभी भी मैं ही सबसे ज्यादा पसंद। हाँ, रखेल तोंग की नजरें जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उन्होंने मुझे मूंग की फली कहा। मैं मूंग की फली नहीं हूँ। जब गुस्सा आता है तो उसे खाकर ही निकालना पड़ता। हाँ, ये बड़ा सा पोर्क शोल्डर पूरा मेरा। हाँ, मैं दांत पीसते हुए उसे फाड़ रही था। मैं पोर्क शोल्डर नहीं खा रही थी, बल्कि दिन में खोई हुई अपनी इज्जत खा रही थी। शाओहोंग ने कहा कि मैं जरूर पागल हो गई। हाँ, अप्रैल का महीना था, सूरज पहले ही थोड़ा तेज हो गया था। रखेल तोंग ने इतने कम कपड़े पहने थे और लगातार पंखा झल रही था। मुझे सच में बहुत अजीब लगा। क्या उन्हें ठंड नहीं लग रही थी? मैं उनके पास गई और पूछा, दीदी क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? पहले तो वह चौंक गईं, फिर जैसे उनके बाल खड़े हो गए उन्होंने एक के बाद एक बहुत कुछ कहा डाल। मुझे लगा कि उससे बहुत गुस्सा आ रहा है, जरूर उसे गर्मी लग रही होगी, इसलिए मैंने उसके लिए एक कटोरी मूंग दाल का सूप बनाए। मैंने सोचा कि मूंग दाल गर्मी से राहत देती है, यह उसके लिए एकदम सही रहेगी। पर वह तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वह मुझे खींचकर शिकायत करने चली गई। छोटी मालकिन ने सुनकर हंसते हंसते उनका रुमाल गिरने ही वाला था। रखेल तोंग ऐसे रो रही थी जैसे आसमान टूट पड़ा। छोटी मालकिन ने कहा कि मैं एक शरारती आऊ था, मैं सच में बस उसकी परवाह करना चाहती था। रखेल तोंग आखिर में बड़ी मालकिन के पास शिकायत करने पहुंच गई। बड़ी मालकिन का चेहरा उस बर्तन के तले से भी ज्यादा काला था, वह अभी भी उसमें मिर्च मसाला लगा रही था। बड़ी मालकिन ने मेरे पेट को घूर कर देखा, पूरे चेहरे पर घृणा था। मैं सच में जमीन में गिर जाना चाहती था।
जरूरी समय पर छोटी मालकिन ने ही मुझे बचाया। वह माहौल इतना ठंडा था कि मैं कांप रही था। मैंने शिष्टाचार से अपनी गलती मान ला। मैंने बड़ी मालकिन की आंखों में देखा और कहा कि अगर भविष्य में दीदी खान से मर भी जाए तो भी मैं नहीं पूछूंगा। वह और भी जोर से रोने लग। छोटे मालिक चाय पी रहे थे। उन्होंने पूरी मेज पर थूक दिए। लगभग उनका दम ही घुट गया था। आखिर में हम सबको बाहर निकाल दिया गया। छोटी मालकिन ने कहा कि मैं लोगों को इतना गुस्सा दिलाती हूँ कि वे मर जाए, पर मुझे कुछ नहीं होगा। मुझ में इतनी बुरी नीयत कहाँ है भला। छोटी मालकिन मुझे पढ़ना लिखना सिखाने वाली। हाँ, मैं खास तौर पर सबसे अच्छी कलम और स्याही खरीदने गई। मैं भी एक प्रतिभाशाली महिला बनना चाहती हाँ। छोटी मालकिन बहुत लगन से सिखाती हाँ, पर ये अक्षर सच में कुछ खास नहीं बन रहा। छोटी मालकिन मुझसे बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी आंखें खराब हो गई। मुझे लगता है कि लिखना खेती करने से भी ज्यादा थका देने वाला हाँ। मैंने मुंह फुलाकर कहा, छोटी मालकिन आप गुस्सा मत होइए, मैं जरूर अच्छे से अभ्यास करूँगा। छोटी मालकिन ने सिर पकड़कर हाथ हिलाए। उन्होंने कहा, तुम अभी कुछ मत बोल, मुझे थोड़ी देर शांत रहने दा। छोटी मालकिन ने मुझे पहले रेत पर अभ्यास करने को कहा। मुझे अपना नाम लिखना जरूर सीखना हाँ। उन्होंने कहा कि यह कुत्ते के रेंगने से बिल्ली के रेंगने जैसा हो गया हाँ। छोटे मालिक तभी मजा लेने आ गए। उनके हाव भाव छोटी मालकिन से भी ज्यादा अतिरंजित था। वह बहुत डरावने हाँ। मैं डर गई। छोटी मालकिन ने उन्हें सीधे भगा दिए। वह बहुत दुखी होकर चले गए। हम गर्म पानी के झरने में नहाने जा रहे हैं। छोटे मालिक हमेशा मेरा काम छीन लेते हाँ। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उनकी हरकतें मुझसे भी तेज था। छोटी मालकिन ने घृणा से देख। उन्होंने कहा कि छोटी मालकिन को यह पसंद था। मुझे लगता है कि छोटी मालकिन को मेरा वाला पसंद था। हाँ, सच में छोटी मालकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हाँ। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आखिरकार उन्हें घुड़सवारी के लिए जाना पड़ा। गाड़ी में हमारी हंसी गूंज रही था। यह जगह कितनी सुंदर है, जैसे किसी तस्वीर में हाँ। जब तक छोटी मालकिन साथ है, दिन हमेशा अच्छे ही रहेंगे। मैं अभी छोटी मालकिन के कमरे में पहुंची ही थी कि मुझे बताया गया कि छोटे मालिक उन्हें गर्म पानी के झरने पर ले गए हाँ। उस पल मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गए। बर्फीली मूंग दाल के सूप से भी ज्यादा ठंड। एक तो मुसीबत ऊपर से दूसरी आ गई। छोटी मालकिन को ले जाया गया था और मेरी दुश्मन रखेल तोंग भी पीछे पीछे आ गई। उसने कहा कि अगर दूसरे आ सकते हैं तो वह क्यों नहीं। वह बड़ी मालकिन के आदेश पर छोटे मालिक की सेवा करने आई था। मेरी आंखें चमक उठ। अगर छोटे मालिक उसमें फंस जाते हैं तो छोटी मालकिन सिर्फ मेरी ही होंगी। ना, मैंने उसे पूछा कि क्या वह जानना चाहती है कि छोटे मालिक कहा हाँ। उसने मुझे शक की नजर से देखा। डर रही थी कि मैं उससे नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, क्या तुम छोटे मालिक से मिलना चाहती हो या नहीं? अगर मिलना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। मैंने बहुत अच्छा सोचा था। वह छोटे मालिक की सेवा करे और मैं छोटी मालकिन की सेवा कर। हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। दुर्भाग्य से छोटे मालिक बिल्कुल भी काम के नहीं था। उन्होंने ठंडे चेहरे से रखेल तोंग से पूछा कि वह क्या करने आई हाँ। छोटी मालकिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गए। मैं डर गई और जल्दी से समझाने की कोशिश करने लग। छोटी मालकिन गुस्से में चली गई। मुझे हवा में अकेला छोड़ गई। मैंने अपना मुंह ढककर हंस उन्हें मनाने के लिए ताजे तोड़े हुए आलू ले गई। उसने गुस्से से एक निवाला खाया और कहा, कितना मीठा है, और खास तौर पर कहा कि कुछ खट्टे वाले छोटे मालिक के लिए छोड़ दा। और सच में छोटे मालिक खट्टे आलू खाते खाते अपना चेहरा बिगाड़ चुके था, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। छोटी मालकिन बहुत बेचारी था। मैंने उनसे कहा, अच्छा उन्हें कभी नहीं छोड़ेग। छोटी मालकिन ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए भर कहा कि लोगों के जीवन में दुख सुख और बिछड़ना लगा रहता है, कौन हमेशा साथ रहता है। मैंने सिर हिलाए और एक कविता दोहराई, आगे के रास्ते की चिंता मत करो कि कोई जाने वाला नहीं मिलेगा, दुनिया में कौन तुम्हें नहीं जानता। छोटी मालकिन मुझसे खुश हो गई, हंसते हुए कहा कि मैं कितनी अच्छी तरह से सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करती हाँ। छोटे मालिक एक तरफ से छी की आवाज कर रहे था। कहा कि अभी तो बस कुछ ही वाक्य सीखे हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान तो नहीं बन गए। मुझे यह पसंद नहीं आए। मैंने कहा कि अगर छोटे मालिक ने सीखा होता तो क्या वह पहले ही आसमान छू नहीं जाते? छोटे मालिक ने कहा कि मर्द औरतों से नहीं लड़त और चुपचाप चले गए। छोटी मालकिन ने मुंह बनाकर कहा कि मैं एक छोटी चालाक लड़की हाँ, पूरा दिन बस छोटे मालिक को परेशान करना जानती हाँ। मैं थोड़ी घबरा गई। छोटी मालकिन हाल ही में हमेशा बिछड़ने की बातें कर रही था। क्या वह दुखी थी? उन्होंने कहा कि वह मुझसे ईर्ष्या करती हाँ, 13 साल की उम्र में कुछ भी नहीं सोचत, जबकि वह खुद अपनी मर्जी की मालिक नहीं हाँ। मैंने उन्हें दुखी देखा तो मैं भी दुखी हो गई। रखेल तोंग को छोटे मालिक को चिढ़ाने के लिए लाने का मुझे अफसोस हुआ। उसने कहा कि 5 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ, बड़ी मालकिन उसे पसंद नहीं करत और हमेशा हवेली में औरतों को भेजती रहती हाँ। मैंने एक मेहनती रखेल बनने का फैसला किया हाँ, अपने लिए नहीं, बस छोटी मालकिन के लिए। रखेल तोंग ने मुझसे झगड़ा किए।
मैं अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंचने ही वाली था। रखेल तोंग ने मुझे धक्का दिया और मैं तालाब में गिर गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती था। छोटी मालकिन दौड़ कर आई और पूछा क्या हुआ। मैंने अपनी अदाकारी शुरू कर दा। मैंने कहा कि मैं गलती से गिर गई था और रखेल तोंग से पूछा कि क्या वह इस बात से संतुष्ट था। मैंने जानबूझ कर उसके छोटी मालकिन बनने की बात छेड़ी और छोटे मालिक के साथ मधुर संबंध बनाने की बात भा। छोटे मालिक ने गुस्से में कप फेंक दिए और रखेल तोंग को घर में अशांति फैलाने के लिए खूब डांट कि उसने किसी को पानी में धक्का दिए। उन्होंने उसे उसकी माँ के पास वापस भेजने का आदेश दिया, जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाए और फिर कभी दिखाई न दे। रखेल तोंग ने मुझे घृणा भरी नजरों से देख और कहा कि मैं उसे फंसा रही हाँ। छोटे मालिक ने जल्दी से सफाई दा, कसम खाई कि उन्होंने रखेल तोंग को कभी छुआ तक न। छोटी मालकिन ने अपनी पलकें उठाई और कहा कि वह छोटे मालिक हाँ, उन्हें छूने या न छूने से उसे कोई फर्क नहीं पड़त। मैं सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उस दिन का जिक्र किया जब छोटी मालकिन को घुटनों के बल बैठने की सजा मिली था। छोटे मालिक की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा कि क्या माँ ने सच में उन्हें घुटनों के बल बैठने को कहा था। उससे तो कुछ पता ही नहीं था। छोटे मालिक गुस्से में चले गए। छोटी मालकिन कुर्सी पर धंस कर बैठ गई। उनका चेहरा उदास था। मैंने छोटी मालकिन को समझाया, अगर पसंद है तो खुलकर कह देना चाहिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। छोटी मालकिन का चेहरा लाल हो गए। शर्म से उन्होंने मेरी जुबान खींचने की धमकी दा। बोलिए, कौन उन्हें पसंद करता है। अभी अभी अंदर आए छोटे मालिक गुस्से से पैर पटकने लग। बोले कि उन्होंने मुझे बेकार में ही पसंद किए। छोटी मालकिन की आंखों से हंसी के आंसू निकल आए। बोली कि छोटे मालिक गुस्से में बैल जैसे लगते हैं। उन्होंने मुझसे उत्तेजित होकर पूछ, क्या मैंने अभी छोटे मालिक को यह कहते सुना कि वह उन्हें पसंद करते हैं। छोटी मालकिन जागृत हो गई। बड़ी मालकिन द्वारा भेजी गई रखेल को देखकर उन्होंने उसे सीधे छोटे मालिक के पास भेज दिए। छोटे मालिक भी झगड़ने चले गए। बोले कि उनकी पहले से ही एक पत्नी और एक रखेल हाँ, वह और किसी को नहीं रखेंगे। बड़ी मालकिन गुस्से से आधी मर गई। उन्होंने छोटे मालिक को सीधे बाहर निकाल दिए। अगले दिन मैंने छोटी मालकिन को अंगूर खाने के लिए बुलाए। खासकर उनसे पूछा कि क्या वे खाते हैं। जब मैं वापस आई, दोनों एक दूसरे को खिला रहे था, एक एक कर रख। छोटे मालिक ने खुशी से कुछ सोने की ईंटें फेंक और मुझे छोटी लालची कहकर हंस। मैं हंसती रहे। जो पैसे देता है वही मालिक होता है। मुझे मजाक उड़ाए जाने की परवाह नहीं था। छोटी मालकिन ने मेरा बचाव करते हुए कहा कि वह छोटे मालिक से ज्यादा प्यारी हाँ। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने आधा कटोरी चावल और खा लिए। मेरा पेट इतना भर गया कि मैं ओह कहने लग। शाओहोंग मुझे कोस रही थी कि मैं इसकी हकदार हूँ और साथ ही मेरे लिए हथा जोड़ी की डलिया बना रही था। शाओहोंग ने मुझे बताया कि उसका अनुबंध इस साल खत्म हो जाएगा। माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी था। मैंने सिर हिलाकर कहा कि मुझे उसकी याद आएगी। भले ही वह हमेशा मुझे डांटती थी, लेकिन वह मेरे भले के लिए ही करती था। शाओहोंग की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे ज्यादा समझदार बनने को कहा। उसने कहा कि छोटी मालकिन बहुत दयालु हाँ। मैंने जोर से सिर हिलाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिए। मेरे मन में एक नई योजना बन रही था। इस बड़े हवेली में यह दुर्लभ गर्मजोशी, मुझे इसे अंत तक बचाना होगा। मेरी आशाओं की संघर्षपूर्ण जिंदगी अभी तो बस शुरू हुई था। दिन बीते गए। पलक आए पकते ही वह 14 साल की हो गई। वह काफी लंबी हो गई थी और मोटी व मजबूत भी हो गई था। छोटी मालकिन ने खास तौर पर माँ बाप को हवेली में उससे मिलने की इजाजत दा। माँ बाप उससे ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुए। जाने से पहले उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उससे माफी है कि वे उससे सम्मानपूर्वक किसी की मुख्य पत्नी नहीं बना सक। वह फूट फूट कर रोई और माँ बाप के जाने के बाद भी रोती रहा। छोटी मालकिन ने आह भरी रुमाल से उसके आंसू पोंछ। आचाओ से पूछा, अगर तुम्हें हवेली से बाहर जाने को मिले तो क्या तुम चाहोगी। यह उसकी गलती था। अगर तुम उसके पास न आती तो तुम रखेल न बनत। उसने सिर हिलाए, कहा, छोटी मालकिन ऐसा मत कह। इस स्थिति में अगर छोटी मालकिन होती तो उसे कहीं और बेच दिया जात। उसने कहा कि पहले छोटे मालिक जिसे पसंद करते थे वह उसके पास जाती था, वह उदासीन रह सकती था, लेकिन अब वह छोटे मालिक का दिल और छोटी मालकिन का दिल जानती हाँ, वह उदासीन नहीं रह सकत। छोटी मालकिन ने कहा, आज जाओ, वह तुम्हें अपनी सगी बहन मानती हाँ। उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा अच्छे रहोगे। तो क्या वह तैयार थी। उसने घबराकर अपने आंसू पोंछ। कहा, क्या यह संभव है। कहा, क्या यह संभव है। छोटी मालकिन ने सिर हिलाए। कहा, अपने माँ बाप से फिर से मिलना तो शायद संभव नहीं होगा। शायद तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। उसने लाल आंखों से जल्दी से सिर हिलाए। इस छोटे से आंगन में फंसे रहने के बजाय वह बाहर जाना चाहती था। छोटी मालकिन ने राहत की सांस ला। कहा, इस दौरान तुम्हारी साक्षरता में बहुत सुधार हुआ हाँ। हिसाब किताब भी अच्छा हाँ। कढ़ाई में भी प्रतिभा हाँ। उसके नाम पर एक कढ़ाई की दुकान हाँ। ठीक एक प्रबंधक की कमी था। वह थोड़ी आत्मविश्वासीन था। छोटी मालकिन से पूछा कि क्या वह यह कर पाएगा।
छोटी मालकिन को उस पर गुस्सा आए। कहा, जो सिखाना था सब सिखा दिया, हाँ, बाहर जाकर अच्छे से अपना रुतबा बनाए रखन। अगर मेरा नाम खराब किया तो देखना मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। उसकी आंखें नम हो गई। छोटी मालकिन ने उसके लिए सब कुछ सोच रखा था। छोटी मालकिन ने कहा कि उससे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम न होती तो उसके दिन अभी भी मुश्किलों में कट रहे होत। दोनों के बीच की दूरियां मिटने के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गए। छोटे मालिक अभी भी उसके सामने जानबुआई कर दिखावा करते था। छोटी मालकिन जल्द ही गर्भवती हो गई। उसने छोटे बच्चे के लिए कई छोटे कपड़े बनाए। उसने कढ़ाई की दुकान में 5 महीने काम किए। छोटी मालकिन ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। उसने छोटी बच्ची को गोद में लिए। छोटी बच्ची उसे देखकर मुस्कुराती भी था, लेकिन जैसे ही छोटे मालिक उसे गोद में लेते वह मुंह बनाकर रोने लगत। छोटे मालिक बहुत गुस्सा हो गए। छोटी मालकिन ने गुस्से में उन्हें एक मुक्का मार कहा, तुम भी बाहर जाओ, हमें आराम से बात करने द। कुछ महीने पहले उसके आंगन में आग लगने के कारण रखेल म्याऊ दुर्भाग्य से जलकर मर गई। माँ बाप न्याय मांगने आए। जांच के बाद पता चला कि यह एक दुर्घटना था। छोटी मालकिन ने उन्हें 100 चांदी के सिक्के दिए। छोटी मालकिन ने उससे पूछा कि क्या उसे पछतावा है। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ। उसने कहा कि वह अपने लिए जीना चाहती है। उसने लाड से छोटी मालकिन की बाह पकड़ ला और कहा कि छोटी मालकिन ही सबसे शक्तिशाली देवी है। सुना है कि हाल ही में कढ़ाई की दुकान का कारोबार अच्छा चल रहा है। खाते की किताबें अब अन्य दुकानों के राजस्व से कम नहीं था। वह शर्माते हुए मुस्कुराई। उसने अपना सिर खुजलाए। हालांकि वह और छोटे मालिक हमेशा एक दूसरे को नापसंद करते था, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि छोटे मालिक व्यापार में माहिर था। उसने बस सब कुछ खुला छोड़ दिए और सबको मिलकर काम करने दिए। दुकान के लोग अपनी क्षमता के अनुसार बिक्री के लिए अंक दर्ज करते था। आधा हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बेचता था और एक चाय की दुकान भी स्थापित का। आधा हिस्सा सामान्य कपड़े बेचता था। जो कोई भी टोंगशेंग या शियुकाई की परीक्षा पास करता था उसे कपड़ों का एक बैच मिलता था। धीरे धीरे सभी में उत्साह बढ़ गए और ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई। छोटी मालकिन ने कहा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव आया लग रहा था। उसने कहा कि कुछ लोग दुनिया जीतने का सपना देखते हैं, कुछ लोग छोटे से आंगन में प्यार पाते हैं, वह बस एक गृहिणी के रूप में शांति से रहना चाहती है। छोटी मालकिन ने कहा, तुम जल्द ही 15 साल की हो जाओगे, तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कई अच्छे लड़के ढूंढूंगा। यह सुनकर उसका सिर चकरा गए। वह तुरंत भागने का बहाना ढूंढने लग। उसने कहा कि छोटी बच्ची भूसी हाँ। बाहर धूप बहुत अच्छी था। आसमान साफ और उज्ज्वल था। चेरी के पेड़ पर भी चुपचाप फूल खिल गए था। यह फिर से एक अच्छा साल था।